स्वागत है आप सभी का। आज स्टैटिस्टिकल मेथड की ये क्लास नंबर 10 है और हम लोगों ने अब तक मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट कर लिया है। मेज़र ऑफ डिस्पर्सन में हमने दो तरीके के मेज़र्स पढ़े, एक वो जो डिस्टेंस यानी हमारे डेटा में हमारा डेटा कितनी दूरी तक फैला इसको डिस्टेंस में मेज़र करते हैं, और दूसरा वो हमने किया जो उन डिस्टेंस का एवरेज लेते हैं जब हम अपने डेटा को देखते हैं कि वो किसी सेंट्रल पॉइंट से कितनी दूरी पर है। सेंट्रल पॉइंट मतलब मीन हो सकता है या फिर मीडियन हो सकता है। तो इससे जितनी दूरी पर हमारा डेटा है हम इन सब का क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। तो इसको हम एवरेज वाला डिस्पर्सन का मेजर कहते हैं। तो हमने डिस्टेंस में कौन कौन से पढ़े, एक तो रेंज पढ़ा, एक पढ़ा इंटर क्वार्टाइल रेंज, और एक पढ़ा सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या फिर इसी का नाम था क्वार्टाइल डेविएशन। और एवरेज वाले में हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े, मीन डेविएशन और दूसरा पढ़ा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है हम इसको आपको थोड़ा सा एक बार और बता देते हैं। आज मीन डेविएशन का हमारा जो फार्मूला था वो क्या था, हम मीन डेविएशन किसी पॉइंट का अबाउट निकालते हैं और इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, मॉड लगाकर। अब हमने आप लोगों को फर्स्ट पेपर में एक्सपेक्टेशन पढ़ाया था। एक्सपेक्टेशन अगर डिस्क्रीट केस होता है तो कैसे ओपन होता है, ऐसे ओपन होता है, और अगर कंटिन्यूस केस होता है तो फिर ऐसे ओपन होता है। जिसकी भी हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं वो यहाँ आता है, और ये एक्सपेक्टेशन डिस्क्रीट केस की और ये कंटिन्यूस केस की है। हमने आप लोगों को जो फार्मूला पढ़ाया वो क्या पढ़ाया, 1/n समेसन मॉड xi माइनस a, जहाँ पर n क्या बताता है कि x1 x2 xn जितनी वैल्यूज़ हैं वो। अब ये फार्मूला और ये फार्मूले एक जैसे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। px एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, अगर हम px की वैल्यू 1/n रख दें तो ये फार्मूला किसके जैसा बन जाएगा, हाँ, तो इसका मतलब ये फार्मूला प्रोबेबिलिटी फंक्शन के फॉर्म में होता है और ये वाला दूसरे फॉर्म में होता है जहाँ पर px की वैल्यू हम कुछ पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हमें एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ करना है जिसका नाम है मीन डेविएशन इज लीस्ट व्हेन टेकन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन सबसे छोटा कब आता है, जब ये मीडियन के अबाउट लिया जाए, व्हेन टेकन अबाउट मीडियन। तो नोट्स आपको जो अपलोडेड नोट्स हैं वहाँ से बनाने हैं, यहाँ पर आपको बस केवल समझना है कि होगा कैसे। तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे देखते हैं। तो किसी भी फंक्शन को हमको छोटा दिखाना है यानी मिनिमम, और या फिर बड़ा दिखाना है यानी कि मैक्सिमम, तो हम लोग कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा का प्रिंसिपल। ये तो आपको क्लियर है। मैक्सिमा मिनिमा का प्रिंसिपल होता क्या है, मान लो किसी एक फंक्शन f(x) का हमको मैक्सिमा और मिनिमा पता करना है, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में और इक्वल टू 0 रखते हैं, और यहाँ से हमको x की कोई ना कोई वैल्यू मिलती है। फिर हम इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर हम ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। पुट करने पर अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आती है तो फंक्शन हो जाता है मैक्सिमम, और अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो फंक्शन हो जाता है मिनिमम। क्या आपको मैक्सिमम मिनिमा का ये प्रिंसिपल पता है? यस सर। ठीक है। दूसरा बात जो आपको याद रखनी है वो ये है CDF। CDF क्या होता है, CDF हमने आपको पेपर 1 में पढ़ाया। ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल लेक्स आर इक्वल टू दिस पॉइंट, यानी जिस भी पॉइंट के अगेंस्ट हम CDF कैलकुलेट करेंगे उस पॉइंट से नीचे की प्रोबेबिलिटी को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो वही कहलाता है CDF। अब केस अगर कंटिन्यूस है तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। लोअर लिमिट अगर हमको नहीं पता तो हम -∞ रख लेंगे, और a के नीचे की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी तो a के नीचे का ये हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। अगर हमको चाहिए डिस्क्रीट केस में तो क्या करेंगे, डिस्क्रीट केस में हम समेसन करते हैं इसी फंक्शन का, उसी पॉइंट के नीचे a के नीचे पॉइंट तक समेसन कर लेंगे तो हमको CDF मिल जाएगा। अब अगर कोई वैल्यू हमारे डेटा के मिड में है, मान लो ये पॉइंट एक कैपिटल A था और ये बीचों बीच में है, मिड पॉइंट है, मिड कहने का मतलब मीडियन से है, तो अगर हम इस पॉइंट तक का CDF निकालें तो वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना है कि कोई भी अगर प्रोबेबिलिटी फंक्शन बना है
और उसको हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर इंटीग्रेट कर दें इस फंक्शन एफ एक्स को, तो टोटल रिजल्ट हमें क्या मिलता है, कौन बताएगा? जी सर, आपने क्या पूछा? अगर हम इस प्रोबेबिलिटी के फंक्शन को इसकी रेंज, होल रेंज पर इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 7। 1, वेरी गुड। यानी हमको ये बात पता है कि प्रोबेबिलिटी अगर पूरी की पूरी जोड़ ली जाए तो मैक्सिमम 1 तक जा सकती है। तो अगर किसी पॉइंट बीच में है उस तक हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो कितनी आएगी? 1/2। यानी होल रेंज पर जब हम जोड़ रहे थे तो 1 आया, और अगर हम आधा जोड़ें यानी केवल आधा हिस्सा लें तो कितना आएगा? 1/2। हाँ तो अगर ए एक मीडियन है तो ए तक की प्रोबेबिलिटीज़ को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? 1/2, क्योंकि ए एक मीडियन है। ये बात क्लियर हुई आपको? यस सर। ठीक है, यानी मीडियन मतलब मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट के बारे में आपको मैंने पढ़ाया है। मिड पॉइंट डिवाइड द इंटायर डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी मिड पॉइंट वो वैल्यू होती है जिसके पहले आधा होता है और बाद में आधा होता है। ये हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है? तो 1/2 हो जाएगा मीडियन तक का। तो जो बातें हमने आपको बताई अभी हम इनका यूज़ भी करने वाले हैं। अब हम आते हैं अपने प्रूफ पर। तो हमारी थ्योरम में हमें प्रूफ करना मीन डेविएशन इज़ लीस्ट। तो पहले हम मीन डेविएशन लिख तो लें क्या होता है। तो चलिए हम मीन डेविएशन लिख लेते हैं। तो मीन डेविएशन का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड x माइनस ए। मान लो हम मीन डेविएशन किसी पॉइंट ए के अबाउट निकाल रहे थे। अब हमने जो क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन लिया है वो कंटिन्यूस लिया है, तो कंटिन्यूस के हिसाब से हम इसको पॉइंट ए के नीचे, यानी सॉरी यहाँ पर x की रेंज आएगी, x की रेंज आएगी, जो भी रेंज होगी x की, और यहाँ पर आएगा मॉड x माइनस ए, और साथ में x का आएगा फंक्शन और dx। यानी हमने कंटिन्यूस के केस में मीन डेविएशन का फार्मूला अप्लाई कर दिया। फार्मूले में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब x की जो रेंज हमें दी नहीं गई है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, x की रेंज हम इंटायर ले लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है? चलिए, तो हमने x की रेंज ले ली माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर लिख लिया मॉड x माइनस ए एफ एक्स एंड डी एक्स। अब मॉड फंक्शन की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मॉड फंक्शन आया है। अगर x माइनस ए एक मॉड फंक्शन है तो इसको ओपन करने का रूल क्या है, तो हम आपको थोड़ा सा मॉड फंक्शन समझा दें फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखिए, हमने कहा हमारे पास एक फंक्शन है और ये है मॉड फंक्शन। तो मॉड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव। ओके, हाँ या ना? यस सर। तो मॉड फंक्शन की वैल्यू x आएगी अगर x है 0 से बड़ा, यानी इसके अंदर कोई वैल्यू है और वो 0 से बड़ी है। मान लो x की वैल्यू है 2, तो मॉड 2 की वैल्यू तो 2 ही आएगी ना। यस सर। लेकिन अगर इसके अंदर माइनस होता, तो अगर हमारा x है 0 से छोटा तो यहाँ पर इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब ज़रा कोई वैल्यू लो 0 से छोटी, मान लो ये है, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस के साथ ओपन करेंगे। जो वैल्यू थी वो तो लिखेंगे और आगे एक माइनस लगाएंगे। ऐसा करने से ये फिर किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। तो जब लेस देन की वैल्यू होगी तो माइनस के साथ ओपन होगी, और जब ग्रेटर देन की वैल्यू होगी तो प्लस के साथ। अब मान लो हमारा फंक्शन है मॉड x माइनस ए, तो हम इसको x माइनस ए कब लिख पाएंगे, जब हमारा a x से छोटा हो तभी तो लिख पाएंगे, क्योंकि a छोटा रहेगा तो ये वैल्यू हमेशा प्लस में रहेगी कि नहीं रहेगी। जी सर, रहेंगे। और अगर a x से बड़ा हो गया तो क्या होगा, वैल्यू हो जाएगी निगेटिव, और निगेटिव के केस में हम इसको कैसे ओपन करेंगे, माइनस लगाकर। समझ पाया सब लोग कि नहीं? यस। ठीक है, इसको हम यूज़ करने वाले हैं अपने प्रूफ में। चलिए अब हम अपने प्रूफ पे वापस आते हैं। तो हमारे प्रूफ में मॉड x माइनस ए लगा हुआ है, तो हम अपनी लिमिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला हम पॉइंट लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू a, तो रैंडम वेरिएबल यहाँ a से छोटा है, यानी x को हम देखें तो a से छोटा है और माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है।
तो जब रैंडम वेरिएबल x a से छोटा होगा तो ये वैल्यू बताओ पॉजिटिव होगी कि निगेटिव? सर पॉजिटिव। बेटा x a से छोटा है तो माइनस वाली बड़ी होगी कि नहीं बड़ी होगी? ये यस x सर, यस सर। तो माइनस वाली बड़ी होने के केस में नेगेटिव होगा, और नेगेटिव को हम ओपन कैसे करते हैं? आगे माइनस लगाकर, और साथ में क्या रहेगा? fx dx। ये पहला पार्टीशन हुआ, यानी हमारे पास एक लाइन थी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पर बीच में कहीं कोई पॉइंट a होगा, तो जब हमने ये पॉइंट लिया तो हमारा फंक्शन क्या बन गया था? माइनस एक्स माइनस ए। अब जब हम a से बड़ी वैल्यूज़ लेंगे, यानी x की वैल्यूज़ अब a से बड़ी हो गई, तो जब x a से बड़ा रखोगे तो ये तो पहले ही पॉजिटिव बन गया, तो पॉजिटिव बनेगा तो वही लिख देंगे। यानी सेकंड पार्ट में क्या लिखेंगे? a से बड़ा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, और फंक्शन क्या बन जाएगा? x माइनस ए। क्लियर? आगे बढ़े? हाँ या ना? जी सर। अब ये जो फंक्शन हम बना रहे हैं किसका है फंक्शन है? ये ए का फंक्शन है। ओके, अब ये माइनस हम अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा a माइनस एक्स। यहाँ हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू a, यहाँ लिखेंगे fx और dx प्लस, इधर क्या लिखेंगे? a टू इन्फिनिटी, और साथ में यहाँ क्या लिखेंगे? x माइनस ए fx dx। चलिए, हमने फंक्शन तो लिख लिया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? अगला स्टेप हमारा होता है कि हम इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करें। तो चलिए हम इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि क्या मिलने वाला है हमको। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? a के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम इस फंक्शन को a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये a का फंक्शन है, लिमिट जैसी वैसी लगा दो। अगर इसको हम a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का 0 हो जाएगा और a का 1, यानी सिंपली हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? fx dx मिलेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ट्रीट करेगा, इसमें a है नहीं, केवल a इसी में था, तो a का डिफरेंशिएशन 1 हुआ और x का हो गया 0, और ये उसके साथ मल्टीप्लाई में था। क्लियर? यस सर। चलिए इस वाले पे आते हैं। अगर हम इसको a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो आपको दिख रहा होगा x का 0 हो जाएगा और माइनस a का डिफरेंशिएशन माइनस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। माइनस, और हमको मिलेगा fx dx। अब तुम लोगों को मैंने पढ़ाया है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होती हैं? ये कोई पॉइंट a है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी को और यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? अगर हम, हाँ वेरी गुड, माइनस इन्फिनिटी टू a fx dx और प्लस a टू इन्फिनिटी fx dx, ये हमको कितना मिलेगा? 1, क्योंकि fx एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है और टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। अब इसमें अगर हम a टू इन्फिनिटी की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी? माइनस इन्फिनिटी टू a fx dx, ये तो एज इट इज़ लिख दो, यानी पहली वाली हमने सेम लिख दी। दूसरी वाली की जगह पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 1 माइनस इन्फिनिटी टू a fx और dx। क्या सबको समझ में आया? दूसरी वैल्यू हमने कहाँ से लिखी? यस सर, यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो काम होता है मैक्सिमा मिनिमा का, वो होता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 रखना। अगर हम इस माइनस को ओपन करें तो ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा, और आपको दिख रहा है ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन एक जैसे हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी टू a 2 टाइम्स, और यहाँ पर आएगा fx dx, और यहाँ पर क्या बचेगा? -1, और हमको इसको इक्वल टू क्या रखना है? 0, क्योंकि फर्स्ट डिफरेंशिएशन को हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ठीक है, चलिए यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो अब जब हम इसको 0 पुट कर रहे हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या मिलने वाला है। माइनस इन्फिनिटी टू a fx dx इज इक्वल टू 1,
और अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें माइनस इन्फिनिटी टू ए एफ एक्स डी एक्स की, तो कितनी आएगी 1/2। अब बताओ माइनस इन्फिनिटी से शुरू करके हम जिस पॉइंट तक इंटीग्रेट कर रहे हैं उसका प्रोबेबिलिटी 1/2 मिल रहा है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? 1.2 कब मिलता है? जब ए क्या हो जाए, मीडियन। क्योंकि मिड वैल्यू पे ही तो इंटीग्रेट करने पर 1/2 मिलेगा। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया कि ए हमारी क्या है, मीडियन है। अब हम इसका डबल डिफ्रेंशिएशन लेंगे। तो डबल डिफ्रेंशिएशन के लिए हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को फिर से लिखेंगे और इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। एक सेकंड, तो हम लोगों ने ए को ये निकाल लिया है कि मीडियन है। अब हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए। तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करने के पहले हम इस फंक्शन को फिर से कुछ नाम दे देते हैं। देखिए क्या कैसे हम इसको रीराइट करते हैं। हम इसको लिखेंगे 2fa-1। क्यों हमने इसको 2fa लिखा? क्योंकि हमने आपको अभी भी fx की डेफिनेशन बताई थी। कैपिटल fx की क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ एक्स डी एक्स होती है। तो अगर इस x की जगह पर a हो जाएगा तो ये fa नहीं बन जाएगा? मिलाओ इससे जरा। हाँ जी, ये CDF ही तो लिखा है, CDF, लेकिन ये x तक नहीं बल्कि कहाँ तक है, a तक। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? fa। ओके, चलो अब हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। तो डेल एफ ए को हम a के रिस्पेक्ट में फिर से जब करेंगे तो -1 का तो हो गया 0 और 2 टाइम्स कैपिटल एफ ए। कैपिटल एफ ए होता है CDF और CDF को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? PDF। तो ये मिल गया PDF। और PDF के बारे में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये या तो 0 से बड़ा या बराबर होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी अगर इसको इसकी होल रेंज पर इंटीग्रेट करें तो 1। तो जो वैल्यू 0 या उससे बड़ी है उसके लिए 2 पॉजिटिव है, और ये भी 0 और उससे बड़ी है, तो होल क्वांटिटी क्या हो गई? ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो आपने ये देखा कि सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। तो जब सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता तो फंक्शन क्या हो जाता है? मिनिमा। यानी जो ऊपर हमने फंक्शन लिखा था ये वाला, ये मिनिमम होगा एट ए, जहाँ पर ए है क्या? तो आप मीन डेविएशन का फार्मूला लेकर चले थे ऊपर, और आपने इसको प्रूफ कर दिया कि ये मीन डेविएशन का जो फार्मूला है ये मिनिमम होगा जब ए की वैल्यू क्या होगी? मीडियन। क्लियर? यस सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम थी, इसको आपको नोट कर लेना है और इसका रिजल्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारी जो है, द मीन डेविएशन इज लीस्ट व्हेन टेकन अबाउट मीडियन। ये तो प्रूफ हम लोग कर चुके हैं। इसका एक प्रूफ और नोट्स में दिया है तो आप लोग इसको छोड़ देना। ये डिस्क्रीट के केस का प्रूफ है, कोई ज़रूरत नहीं करने की, आप लोग कंटिन्यूस वाला करना, ठीक है? ओके सर। चलो हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ पे, जो शायद हम लोगों ने पिछली क्लासेस में नहीं करी थी, ठीक है? तो मेरिट हो गई थी इसकी, ऑल द ऑब्जर्वेशंस rigidly defined based on all the observation, not much affected by sampling fluctuation, capable for further mathematical treatment, और SD is combined series, मतलब कहाँ पे यूज़ किया जाता है ये बताया जा रहा है। तो combined series का हम आपको करवाएंगे भी। It has a definite relationship with the other measures। चलो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो सब लोग ध्यान देना और इसको कॉपी से तुम लोगों को नोट करना है। क्या है, हमने अब तक क्या क्या पढ़ा? देखो हमने पढ़ा क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन क्या था, याद आया कुछ? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, ये था क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है? और हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था? वेरिएंस का रूट, और इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या था? मीन डेविएशन में हम
मॉड वैल्यू का एक्सपेक्टेशन लेते हैं, यानी जिस भी पॉइंट का अबाउट हम निकालेंगे उसकी मॉड वैल्यू का एक्सपेक्टेशन लेते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में एक रिलेशनशिप होती है। अब ये रिलेशनशिप जो लिखी हुई है आप इसको याद कैसे करोगे, सबसे बड़ी बात है ये। और इन तीनों में एक रिलेशनशिप यहाँ भी दे रखी है और ऊपर भी दे रखी है। तो प्रॉपर्टी है इट हैज़ अ डेफिनेट रिलेशनशिप विद द अदर मेजर ऑफ डिस्पर्सन, फॉर इंस्टेंस नॉर्मल। यानी अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब उसमें सबकी फ्रिक्वेंसीज ऐसे बढ़ती जाए फिर ऐसे घटती जाए, यानी जब हम उसका कर्व बनाए तो हमको नॉर्मल के जैसा मिले। तो नॉर्मल के केस में रिलेशनशिप आपको याद रखनी, मीन डेविएशन इक्वल टू दिस यानी 4/5 SD और क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू 2/3 SD। तो आप इसको याद कैसे करोगे, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं और बार बार आप इनको भूलेंगे। तो हम आपको याद करने का तरीका बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इसमें क्या रिलेशनशिप होती है, यानी कौन बड़ा होता है और कौन छोटा होता है, ठीक है। चलिए देखिए आप कैसे इसको याद करेंगे, हम बताते हैं आपको। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कोई लोग विशिष्ट ऊष्मा जानते हो? क्या सर? मैं बताता हूँ, एक फार्मूला तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये वाला। याद आया कुछ? ऊष्मा? हाँ, ऊष्मा का, विशिष्ट ऊष्मा का ये फार्मूला था, ठीक है। तो ये फार्मूला जी आपको याद है कि नहीं याद है? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर क्यू फार हो गया क्वार्टाइल डेविएशन, एम फार हो गया मीन डेविएशन, एस फार हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको इनको इसी क्रम में याद रखना है और साथ में इधर क्या लिखना है, 10, 12 और 15। क्या लिखना है, 10, 12 और 15। याद रहेगा? यस सर। ठीक है। अब देखो हम रिलेशनशिप निकालने जा रहे हैं ना, ये इनका रेशियो भी होता है एक तरह से। तो रिलेशनशिप निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर हमको क्वार्टाइल डेविएशन कितना दिया है 10, तो यहाँ से रेशियो हम ऐसे निकाल सकते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीन डेविएशन इक्वल टू 10/12, ठीक है। तो 10/12 को ज़रा सॉल्व करिए तो ये कितना आ जाएगा, सर ठीक है। 2 से कट कर देते हैं तो 5 और 6, ये 5/6 आया, हाँ सर। ठीक है। अब मीन डेविएशन को इधर भेज दो जरा, तो देखो क्या आ गया, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू 5/6 मीन डेविएशन, यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो क्वार्टाइल और मीन का फार्मूला मिला। अब हम क्या करते हैं, क्वार्टाइल और स्टैंडर्ड डेविएशन को ले लेते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का रेशियो क्या है, यहाँ पर 10 और 15 है ना। चलो यहाँ से सॉल्व करो, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन और इधर हो जाएगा 10/15। सॉल्व करो तो ये कितना आया, यानी रिजल्ट आएगा QD इक्वल टू 2/3 SD। अब किसका किसका बचा, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का ज़रा ले लो। तो इसका है 12 और 15, तो ले लेते हैं मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 12 और 15। तो यहाँ से क्या आएगा, मीन डेविएशन इक्वल टू, इसको कट करो 4 और 5, यानी ये आ गया 4/5 SD। अब ज़रा रिजल्ट्स मैच करते हैं, ठीक है। देखिए उधर से रिजल्ट हमारे मैच हो रहे हैं कि नहीं। तो रिजल्ट्स क्या थे हमारे पास, इधर मीन डेविएशन इक्वल टू 4/5 SD, ज़रा मैच करो, मीन डेविएशन इक्वल टू 4/5 SD आया, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट मैच करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू 2/3 SD। ज़रा इसको चेक करो कहाँ निकाला था, ये देखिए क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू 2/3 SD दिखा। और एक रिलेशनशिप जो नहीं दी गई वो भी हमने यहाँ पर निकाल ली है, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू 5/6 MD, यानी QD और MD का भी रिलेशनशिप हमने निकाला। तो इस रिलेशनशिप को आप इसी तरीके से याद कर लेना, कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगी। कैसे याद करोगे, हम फिर से आपको बता दे रहे हैं, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T फार्मूला होता है, तो वो फार्मूला आप लिखेंगे और इधर याद रखेंगे 10, 12 और 15।
ये होता है इनके बीच का रेशियो। अब आपको जिन दो का रिलेशनशिप यहाँ से चाहिए उनका निकाल लो यहाँ से। अगर हमको क्वार्टाइल और मीन का चाहिए तो हम 10 और 12 ले लेंगे, क्वार्टाइल के साथ एसडी का चाहिए तो 10 और 15 ले लेंगे, इसके साथ ये चाहिए तो हम इसके साथ ये ले लेंगे। समझ गए कि नहीं? जी सर। अब सवाल उठता है कि कौन छोटा होगा और कौन बड़ा होगा। तो ज़रा यहाँ पे रिलेशनशिप देखिए, कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है इस रिलेशनशिप में। देखिए ये कह रहा है एस डी बड़ा है, एम डी उससे छोटा है और क्वार्टाइल डेविएशन सबसे छोटा है। तो आप ज़रा रिलेशनशिप देखिए, 10 कौन है? क्वार्टाइल डेविएशन। 12 कौन है? मीन डेविएशन। और 15 कौन है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 10 वाला छोटा हो गया, 12 वाला 15 से छोटा हो गया। तो लीजिए वो रिलेशनशिप भी बन गई आपकी, कौन छोटा होगा और कौन बड़ा होगा। याद रहेगा? यस सर। तो ये क्वेश्चन कंफर्म है कि ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा, तो इसलिए इसको इसी तरीके से प्रैक्टिस करके याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एस डी इज़ द बेसिक ऑफ वेरियस अदर स्टैटिस्टिकल मेजर। फॉर एग्जांपल कोरिलेशन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को हम बाकी चीज़ों में यूज करते हैं। जब हम कोरिलेशन आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ होगा। नेक्स्ट वाला जो है वो नॉर्मल से कनेक्टेड है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम रेंज बनाते हैं, ये हम आपको समझाते हैं कैसे होता है, ठीक है। चलिए देखिए, हमारे पास ये एक सीरीज़ है, सीरीज़ की स्टार्टिंग 1 से हुई और एंड अप हुआ है 80 पे, यानी 1 से लेकर 80 तक का हमारा डेटा फैला हुआ है, ठीक है। मान लो हमने इसका मीन निकाल लिया 50, तो हम इसको नाम दे रहे हैं एक्स बार, और हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, मान लेते हैं 10, ठीक है। तो हम एक रेंज बनाएंगे, कैसे? हम एक्स बार से सिग्मा को घटाएंगे और एक्स बार में सिग्मा को जोड़ेंगे, यानी मीन में सेंट्रल की वैल्यू में डेविएशन को जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं। तो ये जो रेंज बनती है, तो अगर हम एक्स बार से सिग्मा घटाएंगे यानी 50 से 10 घटाएंगे तो ये कहाँ पर आएगा? 40 पर, और अगर जोड़ेंगे तो कहाँ पर जाएगा? 60 पर। तो जो स्टैटिस्टिक्स का नॉर्मल डेटा होता है, इसको हम लोग कहते हैं 1 सिग्मा लिमिट। क्या कहते हैं? 1 सिग्मा लिमिट। तो जो हमारी 1 सिग्मा लिमिट होती है, ये 1 सिग्मा लिमिट पूरे डेटा का 66% डेटा कवर करती है। कितना कवर करती है? 66। ओके, ओके सर। ये बात आपको याद रखनी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इसको 68-26 भी कहा जाता है, 68-26, यानी 68.26% डेटा ये कवर करता है। लेकिन जब हम इसको इसमें पढ़ रहे हैं तो 66, इसको मैं एक बार चेक कर लूँगा, तुम लोग अभी 68 मत लिखना इसका, क्योंकि दूसरा वाला 95 सही दिया है, तीसरा वाला सही दिया है, पहले वाले को करेक्ट करना है। ये 66 नहीं होता, ये कितना होता है? 68-26। तो तुम लोग नोट्स बनाते समय इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए वापस से आते हैं, और हमने देखा कि हमने किसी डेटा के सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू एक्स बार को यूज़ करते हुए अगर हम सिग्मा को जोड़ रहे हैं और सिग्मा को घटा रहे हैं, तो 1 सिग्मा लिमिट कितना डेटा कवर करती है? 68.26% डेटा हमारा कवर हो जाएगा। अब अगर हम 2 सिग्मा लिमिट बनाएं, यानी यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेंगे एक्स बार माइनस 2 सिग्मा, तो अगर सिग्मा की वैल्यू 10 है और एक्स बार की वैल्यू 50 है, तो हमारी लिमिट क्या बनने वाली है? 2 सिग्मा मतलब 20, तो 20 घटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 30, और इधर क्या बन जाएगा? 70। तो 30 से 70 का जो हमारा डेटा होगा वो कितना परसेंट होगा? तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नॉर्मल है तो ये कवर करता है 95.44% डेटा, जिसको हम 95 भी कह सकते हैं, ठीक है। एक और तीसरी सिग्मा लिमिट, यानी अगर हम सिग्मा को 3 से मल्टीप्लाई करके घटाएं और 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स बार माइनस 3 सिग्मा और एक्स बार प्लस 3 सिग्मा, तो 50 से 30 घटाओ 20 आ जाएगा और 30 जोड़ोगे 80 आ जाएगा। तो ये वाली रेंज 3 सिग्मा लिमिट हमारा जितना भी डेटा है उसका 99.73% डेटा कवर कर लेती है। यानी हमको एक स्कूल के बच्चों का अगर स्कोर दे दिया जाए और अगर हम इनका मीन निकाल लें और एसडी निकाल लें,
तो हम ये कह सकते हैं कि इस रेंज में 99% बच्चे आ जाएंगे। कौन सी रेंज? 3 सिग्मा लिमिट की रेंज में। इसमें अगर बच्चे हैं 200 तो इस रेंज में 198 बच्चों के नंबर होंगे। समझ पाए सब लोग मेरी बात को? यस सर। लेकिन कंडीशन याद रखना, अंडर नॉर्मल, जब ये नॉर्मल डेटा होगा तो ही ये बात ट्रू होती है, ठीक है। और ये बात अभी आगे चलकर आप कई बार और पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ में इतना, डीमेरिट पे आते हैं। डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना आसान नहीं है, नॉट इजी, ये तो हमने करा दिया था खैर पिछली क्लास में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।